नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। अब केसीसी की अवधि 5 से 6 वर्ष होगी और ऋण सीमा खेती की लागत से जुड़ेगी। आधुनिक कृषि खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 से 60% अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलेगा। 324 किसानों को परमिट जारी हुए हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है, 22 अगस्त को 3000 रुपए की किस्त उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी। इससे किसानों को खेती बाड़ी, बीज और खाद की खरीद में मदद मिलेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा सत्यापन किया जाएगा। बीडीओ प्रदीप कुमार ने समीक्षा बैठक में गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र गरीब न छूटे और अपात्र को लाभ न मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर अमल करते हुए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 1076 पदों पर जल्द नियुक्ति करेगा। ये नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से होंगी, जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के नए पद भी शामिल हैं। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार की नई प्रक्रिया के तहत योग्य निवेशकों को उनका फंसा हुआ सहारा पैसा वापस किया जा रहा है। जिन लोगों का लगभग 5 रुपए लाख तक का दावा है, वे पोर्टल पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने पेंशनधारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मार्च महीने से 3000 रुपए मासिक पेंशन लागू की जाएगी। इस फैसले से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह राशि उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी और जीवन स्तर बेहतर बनेगा। फरवरी और मार्च महीने में पात्र लाभार्थियों को 2 फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। साथ ही 1500 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे महंगाई के बीच गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी तथा घरेलू खर्च का बोझ कम होगा। सरकार ने महिलाओं के लिए 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी करने की घोषणा की है। यह राशि पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत बनाना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी परियोजना की समीक्षा हुई। केंद्र सरकार की बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि औरंगाबाद, गया सहित 8 जिलों में 1814 किलोमीटर सड़क और 72 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 24 किलोमीटर सड़क और 3 पुलों का कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों का विकास होगा। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन देने की योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। इस पहल से परिवार की आय बढ़ेगी और महिलाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर मिलेगा। नीतीश सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 2026 से 27 हेतु 70,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें बेसिक से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक आधुनिक इकोसिस्टम बनाने की योजना है। गोपालगंज के फुलवरिया और गिधा गांवों में कच्चे तेल व खनिज तत्वों की संभावना के बाद ओएनजीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण चौथे दिन भी जारी है। अत्याधुनिक मशीनों से ड्रिलिंग कर पानी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधान परिषद में बताया कि अप्रैल मई तक 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2 सेट पोशाक मिलेगी। इसके लिए 213 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु 490 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर भी बनाए गए हैं। नाबार्ड से 300 करोड़ ऋण से 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा, जिसमें नवादा में 60 केंद्र शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में पटना के आईजीआईएमएस में 1450 बेड बढ़ाए जाएंगे। इस विस्तार से इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में 500 बेड के नए भवन में 250 बेड सक्रिय हैं और 1200 बेड का एक और अस्पताल निर्माणाधीन है। इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलने में आसानी होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा में 60,204.60 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट पेश किया।
इस सत्र से सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पढ़ाई शुरू होगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश हित, किसानों की आजीविका, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल स्वायत्तता से समझौता किया है। सरकार ने 8वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र बच्चों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी और ड्रेस खरीदने के लिए 1500 रुपए की सहायता राशि भी सीधे खाते में भेजी जाएगी। इससे पढ़ाई में सुविधा होगी और स्कूल आने जाने की समस्या कम होगी। पथ निर्माण विभाग ने 12,093.11 लाख रुपए की लागत से 2950 मीटर लंबे पहुंच पथ सहित इस परियोजना को मंजूरी दी है। यह पहल क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगी, विशेषकर बरसात में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी और व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। साथ ही पुराने बकाया बिजली बिल को माफ करने का भी फैसला लिया गया है। इस कदम से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी तथा घरेलू खर्च का बोझ कम होगा। मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार भाषण दिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। ठाकुर ने जंगलराज की आलोचना करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और महिला सुरक्षा में हुए सुधारों की सराहना की, विशेषकर साइकिल योजना की सफलता पर जोर दिया। पटना नगर निगम ने शहर में जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए 8 विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी जहां पाइपलाइन नहीं थी या पुरानी लाइनें खराब थीं। भागलपुर नगर निगम शहर में 4 नए पेट्रोल पंप खोलेगा, जिनमें पहला तातारपुर गोदाम में होगा। इन पंपों पर पेट्रोल, डीजल के साथ ई-चार्जिंग और सीएनजी की सुविधा भी मिलेगी। इससे शहरवासियों को सुविधा होगी और निगम के 300 से अधिक वाहनों को भी ईंधन मिलेगा। एचपीसीएल के साथ करार के बाद निर्माण शुरू होगा, जिससे निगम को राजस्व और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। पटना तारामंडल में मई से 1 करोड़ रुपए की लागत से विशाल टेलीस्कोप लगेगा। इससे दर्शक अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया, खगोलीय गतिविधियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को करीब से देख व समझ पाएंगे। परिसर में एस्ट्रोनॉमी पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जो छात्रों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। तारामंडल में विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण पर आधारित 8 शो भी दिखाए जाते हैं। पटना के दीघा थाना पुलिस ने जेपी सेतु चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 16.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में सवार 3 लोग नकदी का वैध स्रोत नहीं बता पाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर दिया है, जो मामले की आगे जांच करेगा। बरामद नकदी को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा जाएगा। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 77,000 से अधिक संस्थानों में जागरूकता फैलाई गई। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने चालकों के लिए नेत्र जांच और स्वस्थ नेत्र प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बस सेवा शुरू हो रही है, जिसमें महादलित महिलाएं चालक होंगी। भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण होली की तिथियों में बदलाव हुआ है। होलिका दहन 2 मार्च की अर्धरात्रि को होगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल के चलते रंगोत्सव नहीं होगा। सांसद अरुण भारती ने बताया कि जमुई रेलवे स्टेशन पर जल्द ही अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव संभव है। स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वे रेल मंत्री से मिलकर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव के लिए पहल करेंगे। कटौना और चौरा स्टेशनों पर भी लोकल ट्रेनों के ठहराव पर काम चल रहा है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि 15 दिनों के भीतर अवैध डीजे वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। बिना अनुमति के डीजे में बदले गए वाहनों की जांच कर कार्रवाई होगी। पटना में फरवरी के लग्न और शुभ कार्यों से बाजारों में रौनक लौट आई है। इस सीजन में कुल 1500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है। ज्वेलरी, कपड़ा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 1000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जबकि सजावट, इवेंट मैनेजमेंट और प्री वेडिंग शूट जैसे अन्य सेगमेंट में भी 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया। होटल और विवाह भवन भी पूरी तरह बुक हैं। बिहार में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 4.47 लाख से अधिक यातायात चालान जारी हुए। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सड़क सुरक्षा अभियान में बताया कि 1.40 लाख वाहन पंजीकृत हुए और 83,000 ड्राइविंग लाइसेंस बने। राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर सरकार को घेरा। फरवरी में 35 मामले दर्ज होने का दावा किया।
उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। सभापति ने विपक्ष से मामलों की सूची मांगी, जबकि मंत्री सुनील कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। विपक्ष ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनावी हलफनामे में गलत या अधूरी जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर हुई हैं। अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निर्यात बढ़ाने के लिए बंदरा में 2 आधुनिक पैक हाउस बन रहे हैं, जिनकी क्षमता प्रतिदिन 30 से 35 टन लीची आपूर्ति की होगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य और आय में वृद्धि मिलेगी। भागलपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेयर डॉ. वसुंधरा लाल ने बजट बैठकों की तिथियां निर्धारित की हैं। इस बजट में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, राजस्व सुदृढ़ीकरण, नाला निर्माण और सड़क मरम्मत पर विशेष जोर रहेगा। सशक्त स्थायी समिति 28 फरवरी को प्रारंभिक प्रस्तावों पर चर्चा करेगी, जिसके बाद 10 मार्च को सामान्य बोर्ड में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खगड़िया में 23 फरवरी को एक विशाल रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें 15 से अधिक कंपनियां 1000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी। बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना और पलायन रोकना है। यह मेला निःशुल्क है। बायोडाटा और एनसीएस पोर्टल पर निबंधन आवश्यक है। सीतामढ़ी जिले के 4 प्रखंडों से जुटाए गए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रसंस्करण अब बक्सर की राय इंडस्ट्री में किया जाएगा। इस पहल से प्लास्टिक कचरे का सही निपटान होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। भागलपुर नगर निगम ने अपनी जमीन और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। नाथनगर के कसाईखाना और शेल्टर हाउस की जमीन पर बनी अवैध बस्ती तथा कंपनी बाग तालाब क्षेत्र में हुए कब्जों को हटाया जाएगा। अमीन की मापी के बाद 150 से अधिक घरों और 59 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है। नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा जाएगा, जिसके बाद बुलडोजर चलेगा। निगम सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के हलहलिया गांव में एक हृदय विदारक घटना हुई। 100 वर्षीय सुखदेव ठाकुर और उनकी 98 वर्षीय पत्नी राधा देवी का गुरुवार रात 1 घंटे के अंतराल में निधन हो गया। एम्स पटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने और रोगों की सटीक पहचान के लिए सीडैक पटना के साथ एक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे और सीटी स्कैन के विश्लेषण में एआई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जल्द पता चलेगा और मरीजों की देखभाल बेहतर होगी। एक एआई स्पेशल पर्पस हब भी स्थापित होगा, जो अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की एकलपीठ ने आरोपी शिक्षक श्यामजी मिश्रा को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। यह ट्रेन पनवेल से अलीपुरद्वार के बीच मुजफ्फरपुर, डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर होते हुए चलेगी। सप्ताह में 1 दिन चलने वाली यह गैर वातानुकूलित प्रीमियम ट्रेन 23 फरवरी से पनवेल और 26 फरवरी से अलीपुरद्वार से नियमित रूप से चलेगी। इसमें मोबाइल चार्जिंग, एयर स्प्रिंग बॉडी और दिव्यांगजन अनुकूल प्रसाधन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद निबंधन विभाग ने 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों को मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट एमआरयू प्रदान की गई हैं, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कई उड़ानें निर्धारित समय से पहले या मामूली देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों में खुशी का माहौल रहा। दिल्ली और कोलकाता से आने वाली अकासा और इंडिगो की उड़ानें समय से पहले उतर गईं। यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय की बर्बादी से राहत मिली, जिससे वे संतुष्ट दिखे। भागलपुर का होली बाजार शिवजी के डमरू और मशीन गन डिजाइन की पिचकारियों से गुलजार है। बच्चों और युवाओं में इनकी जबरदस्त मांग है। लोग त्वचा की सुरक्षा के लिए हर्बल गुलाल पसंद कर रहे हैं। साधारण पिचकारी 50 रुपए से शुरू होकर टंकी वाली 1100 रुपए तक उपलब्ध है। बाजार में मुखौटे और अन्य होली सामग्री भी खूब बिक रही है, जिससे होली से पहले ही रौनक बढ़ गई है। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रेलवे फाटक 33 और 34 पर 2 दशक बाद ओवरब्रिज निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 157 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने परीक्षा को छोड़कर क्रिकेट को अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारतीय अंडर-19 टीम के इस खिलाड़ी के लिए मैदान ही क्लासरूम और बल्ला ही कलम है। उनका जुनून देश के लिए खेलने और समस्तीपुर का नाम रोशन करने का है। कोच ब्रजेश झा भी उनके समर्पण की सराहना करते हैं।
यह फैसला दिखाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए पारंपरिक रास्ते छोड़ना पड़ता है। डीएम के निर्देश पर पश्चिम चंपारण में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान लागू है। शुक्रवार को मैनाटांड में श्रम परिवर्तन, आपूर्ति और मनरेगा अधिकारी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित पाए गए। ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे, लेकिन अधिकारियों के न मिलने से निराश हुए। बीडीओ ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अभियान की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार कौशल विकास मिशन बीएसडीएम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने पटना में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य राज्य में कौशल विकास को रोजगार, उद्यमिता और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है। इस पहल के तहत पटना में विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा। सिवान में विदेशी प्लेसमेंट केंद्र खुलेगा और कॉलेज छात्रों को एआई सहित भविष्य के कौशल सिखाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में आश्वासन दिया कि बिहार में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बंद नहीं होंगे। सरकार एथेनॉल की बिक्री की व्यवस्था करेगी और कोटा भी बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिला है, जिन्होंने बिहार की विशेष स्थिति को देखते हुए कोटा बढ़ाने पर सहमति दी है। वर्तमान में कई प्लांट 50% क्षमता पर चल रहे हैं, जिससे मक्के की कीमतें गिरी हैं और किसान परेशान हैं। मोतिहारी सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। पीओएस मशीनों से पंजीकरण से लेकर दवा वितरण तक की प्रक्रिया एकीकृत होगी। इससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में घोषणा की कि राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे परिणामों में देरी नहीं होगी। शैक्षणिक कैलेंडर को समयबद्ध बनाने और परिणाम की तिथि निर्धारित करने की योजना है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को समय पर परिणाम मिल सकें। मसौढ़ी में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने के कारण प्रवेश न मिलने पर 10वीं की छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घटना का संज्ञान लेते हुए छात्रों के हित में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विपक्ष ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। चिकित्सकों ने गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी द्वारा परबत्ता सीएचसी प्रभारी डॉ. कशिश के साथ कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ खगड़िया में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया और बैठक कर घटना की निंदा की। चिकित्सकों ने एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जिले भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। यह विवाद 18 फरवरी की घटना से जुड़ा है। प्रशासन ने महात्मा गांधी सेतु पर बैरियर के पास बने अवैध रास्तों को ध्वस्त कर घेराबंदी कर दी है। हालांकि यात्रियों को अभी भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। उत्तर बिहार जाने वाले यात्रियों को बिस्कोमान गोलंबर से सेतु पर चढ़ना पड़ रहा है। अवैध टेम्पो पड़ाव भी हटाया गया, लेकिन बस ठहराव और रात में सुरक्षा की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यात्री स्थायी सीढ़ियां बनाने और बस स्टॉप बदलने की मांग कर रहे हैं। तिरहुत रेंज के डीआईजी और एसपी ने भारत नेपाल सीमा पर पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। रात्रि गश्ती बढ़ाने, वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में गंगा नदी से जुड़ी 349 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला फाइलों में अटका है। 228 लोगों के नाम पर हुई इस धोखाधड़ी को रद्द करने की सिफारिश 1 साल से अधिक समय से एडीएम और सीओ कार्यालय के बीच लंबित है। पटना की विशेष निगरानी इकाई ने आईसीडीएस ठाकुरगंज की डीपीओ अनीता कुमारी 2 को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नागेंद्र कुमार की शिकायत पर हुई, जिसमें आरोप था कि डीपीओ ने निलंबन की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे थे। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पटना निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत यह पहल की गई है। इस एमओयू से जिले के 4 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयां मजबूत होंगी। एकत्र प्लास्टिक से बेंच, टेबल जैसे उपयोगी फर्नीचर बनेंगे, जिनका उपयोग पंचायत भवनों और विद्यालयों में होगा।